हम लोग बात करेंगे न्यूट्रॉन मॉडरेशन विदाउट एब्जॉर्प्शन। मेरा रिक्वेस्ट है, इसका पहला जो वीडियो है इसको आप लोग जरूर देख लीजिए, जिसमें हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन का बात हम लोग कर रहे थे। जैसे हम लोग जानते हैं यूरेनियम फ्यूल जो है उसमें एक थर्मल न्यूट्रॉन आकर के अगर कोलाइड करेगा तो वो न्यूक्लियस हमारा कंपाउंड न्यूक्लियस बन जाएगा। वो हाईली अनस्टेबल होगा और वो ब्रेकअप करेगा 2 एलिमेंट में और 3 न्यूट्रॉन में। जो न्यूट्रॉन जो निकलेगा ड्यूरिंग फ्यूजन, उसका जो वेलोसिटी, उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा बहुत ज़्यादा होगा, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना हैवी एनर्जी वाला जो न्यूट्रॉन है उससे हम फिर से फ्यूजन रिएक्शन करा नहीं सकते, इसलिए उसको मॉडरेट कराना पड़ेगा। तो कुछ न्यूट्रॉन को तो एब्जॉर्ब कराएंगे हम लोग, उसका जो मेथड वो अलग है, आज हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग आज खाली न्यूट्रॉन जो निकल रहा है आफ्टर फ्यूजन, जो न्यूट्रॉन जो निकल रहा है उसमें से न्यूट्रॉन को हमको उसका जो काइनेटिक एनर्जी, उसका जो वेलोसिटी, उसको हमको मॉडरेट करना है। तो फॉर दिस वी नीड सम मॉडरेटर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में हमको किसको यूज़ करना है, कैसा एलिमेंट को यूज़ करेंगे, जैसा एलिमेंट को हम लोग यूज़ करेंगे उसका जो एटॉमिक मास है वो ज़्यादा होगा कि एटॉमिक मास कम होगा। ज़्यादा एटॉमिक मास वाला अगर कोई एलिमेंट लेंगे तो अच्छा मॉडरेटर बनेगा, कि कम मास वाला लेंगे तो अच्छा मॉडरेटर बनेगा। ये सारे चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रॉन मॉडरेशन विदाउट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का बात यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग खाली ओनली फोकस करेंगे इसका मॉडरेशन के ऊपर ही हम लोग फोकस करेंगे। तो टू सिस्टम हियर वी हैव कंसिडर्ड, वन इज लेबोरेटरी सिस्टम एंड अनदर इज सेंटर ऑफ मास सिस्टम। तो पहले बात करते हैं लेबोरेटरी सिस्टम में। हमारा न्यूट्रॉन v1 वेलोसिटी से आ रहा और यहाँ पर टारगेट न्यूक्लियस है, उसके साथ वो कोलाइड करने के बाद स्कैटरिंग होता है। यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन जब आ करके इसके साथ इंटरेक्ट होगा तो न्यूट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा वो स्कैटर्ड हो जाएगा विद एन एंगल थीटा, और उसका वेलोसिटी होगा v2, और इधर में जो टारगेट न्यूक्लियस इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास सिस्टम के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम में हम लोग जो सेंटर ऑफ मास को हम लोग रेस्ट में रखें, जैसे यहाँ पर लेबोरेटरी सिस्टम में हम लोग टारगेट न्यूक्लियस को रेस्ट में रखें, सेंटर ऑफ मास में सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास सिस्टम में सिस्टम का जो न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस का जो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसको हम लोग रेस्ट में रखें। तो इसमें हम लोग ये मान रहे हैं जो न्यूट्रॉन इधर आ रहा और न्यूक्लियस इधर आ रहा, न्यूक्लियस का जो वेलोसिटी है कैपिटल V cm न्यूक्लियस का वेलोसिटी है, और न्यूट्रॉन का जो वेलोसिटी, पहले यहाँ पर जैसे न्यूट्रॉन का वेलोसिटी v1 लिए थे, न्यूक्लियस इधर रेस्ट में था, अब न्यूट्रॉन का वेलोसिटी v1 और इधर से अगर न्यूक्लियस अगर आए v cm तो रिलेटिव वेलोसिटी जो न्यूट्रॉन का होगा v1 माइनस v cm, उसको हम लोग मानते हैं vc। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास सिस्टम में न्यूट्रॉन का वेलोसिटी है vc और न्यूक्लियस का वेलोसिटी है v cm। तो vc इक्वल टू v1 माइनस v cm, और v1 क्या है लेबोरेटरी सिस्टम में न्यूट्रॉन का वेलोसिटी, और vc क्या है ना सेंटर ऑफ मास सिस्टम में न्यूट्रॉन का वेलोसिटी। तो न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में इंटरेक्शन के बाद न्यूट्रॉन va वेलोसिटी से इस एंगल में va वेलोसिटी से वो स्कैटर्ड हो जाता। तो इसमें थीटा नहीं मान के इसमें हम लोग फाई मानते हैं और इसमें हम लोग थीटा मानेंगे। तो दोनों सेम एंगल में नहीं, ये फाई थोड़ा सा कम हम लोग दिखाएं, थीटा थोड़ा ज़्यादा दिखाएं हम लोग। तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम में vc वेलोसिटी से जो न्यूट्रॉन आ रहा है न्यूक्लियस से इंटरेक्ट होने के बाद va वेलोसिटी से स्कैटर्ड हो जाता विद एन एंगल थीटा, और जो न्यूक्लियस vb वेलोसिटी से स्कैटर्ड हो जाता। तो v और vb दोनों ऑपोजिटली, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का जस्ट ऑपोजिट है। तो हम लोग अभी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई करेंगे, और दोनों प्रिंसिपल को अप्लाई करके हम लोग v cm का वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे, और उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं बिफोर कोलिजन द लीनियर मोमेंटम इज 0 एंड आफ्टर कोलिजन ऑल्सो लीनियर मोमेंटम इज 0। तो यहाँ पर बिफोर कोलिजन न्यूट्रॉन का जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो न्यूट्रॉन का मास को हम लोग मानते हैं स्मॉल m, और न्यूक्लियस का जो मास है उसको मानते हैं हम लोग कैपिटल M। दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो बिफोर कोलिजन न्यूट्रॉन का मोमेंटम
एम वी सी एंड बिफोर कोलिजन जो न्यूक्लियस का जो मोमेंटम है एम वी सी माइनस एम, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, इक्वल, इसीलिए हम लोग माइनस लिखे इक्वल टू जीरो। तो वीसी के जगह में हम लोग लिख सकते हैं वी वन माइनस वी सी एम। तो थोड़ा सॉल्व करेंगे, वी वन माइनस वी सी एम, इसको वैसे लिखे इक्वल टू जीरो। इसको ऑपरेट करेंगे एम इंटू वी वन माइनस एम इंटू वी सी एम इक्वल टू एम वी सी एम इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर वी सी एम माइनस वी सी एम कॉमन लेने से स्मॉल एम प्लस एम इक्वल टू जीरो। तो इसको अगर इस पार ले आएंगे, इसको इस पार जीरो के इस पार अगर ले आएंगे, ये हमारा प्लस हो जाएगा, दिस इक्वल टू दिस होगा। और वी सी एम इक्वल टू एम वी वन बाई एम प्लस एम, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। इसी तरीके से वी सी बराबर यहां से अगर हम लोग वी सी लेंगे तो वी सी इक्वल टू क्या होगा, ये तो इधर आ जाएगा, इधर आने से दिस इक्वल टू इतना होगा। तो वी सी इक्वल टू क्या होगा, एम वी सी एम बाई एम, तो स्मॉल एम। अब वी सी एम के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, वी सी एम के जगह में स्मॉल एम और नीचे में भी एम है, कैंसल आउट हो गया। फिर वी वन का तो वी है, एम तो यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर एम है। वी सी एम के जगह में ये छोटा एम, नीचे में भी छोटा एम, कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा वी वन और नीचे में एम प्लस एम। तो इक्वेशन इसको हम लोग 3 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। मान लेते हैं जो न्यूट्रॉन का मास यहाँ पर और ये न्यूक्लियस का मास m बाई एम इक्वल टू 1 बाई ए। न्यूक्लियस का जो मास है उसको ए से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन का जो मास है उसको हम लोग 1 मानते हैं, माने अप्रोक्सीमेटली m बाई एम इक्वल टू 1 बाई ए। तो इक्वेशन 2 और 3 कितना बनेगा हमारा, वी सी एम, एम के जगह में तो 1 पुट करेंगे वी, और कैपिटल एम के जगह में ए पुट करेंगे, और यहाँ पर कैपिटल एम के जगह में ए पुट करेंगे, वी वन का वी वन, कैपिटल एम के जगह में ए पुट करेंगे और छोटा एम के जगह में 1। तो ये हम लोग कंसिडर करके हमारा इक्वेशन 4 बन गया। तो जैसे बिफोर कोलिजन हम लोग लिया, तो आफ्टर कोलिजन भी लीनियर मोमेंटम जीरो होगा। हम लोग जानते हैं लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन अगर जीरो है तो आफ्टर कोलिजन भी जीरो होगा। तो आफ्टर कोलिजन इसका जो लीनियर मोमेंटम है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है v और न्यूट्रॉन का मास है स्मॉल m, तो m भी है, और इसका है कितना, न्यूक्लियस का जो मास है कैपिटल m है और उसका वेलोसिटी है v भी, तो दोनों ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। तो m भी है माइनस, इसीलिए माइनस साइन m भी है माइनस m भी इक्वल टू जीरो, और m भी है इसको इस पार में लाएंगे इक्वल टू m भी। अगर हम लोग इसके टर्म में लिखे, इसके टर्म में अगर लिखे तो m के जगह में 1, va का va, और यहाँ पर कैपिटल m के जगह में a, vb का vb। अब इक्वेशन 5 हम लोग को मिल गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन, इसको हम लोग फ्यूचर में यूज करेंगे। अब फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम लोग जानते हैं जो एनर्जी कंजर्वेशन, जैसे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो इसका काइनेटिक सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, तो इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसको अगर लेंगे तो इसका मास तो स्मॉल एम लिया वी सी स्क्वायर, इधर का काइनेटिक एनर्जी अगर लेंगे तो हाफ कैपिटल एम और वी सी एम का स्क्वायर। तो ये है बिफोर कोलिजन वाला काइनेटिक एनर्जी। तो बिफोर कोलिजन वाला काइनेटिक एनर्जी के न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी और ये न्यूक्लियस का काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इतना है। आफ्टर कोलिजन तो वेलोसिटी है वी ए और इसका वेलोसिटी वी बी, तो हाफ एम वी ए स्क्वायर हाफ एम वी बी स्क्वायर। अब देखिए वी सी के जगह में यहाँ पर जो हम लोग एक रिलेशन जो हम लोग निकाले, वी सी के जगह में ये वाला वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं वी सी के जगह में। तो हाफ एम यस इतना प्लस वी सी एम के जगह में, वी सी एम के जगह में इतना और वी सी के जगह में इतना हम लोग वैल्यू पुट कर दिए। और आर एच एस में जो था वही हम लोग लिखे, आर एच एस को हम लोग चेंज नहीं किए। यहाँ पर सॉरी कैपिटल एम ये है स्मॉल एम न्यूट्रॉन का, कैपिटल एम है न्यूक्लियस का। तो इसके बाद अब देखिए इसके टर्म में स्मॉल एम कैपिटल एम के टर्म में 1 बाई ए हम लोग अगर लिखेंगे तो हाफ एम के जगह में तो 1, कैपिटल एम के जगह में कैपिटल है वी वन का वी वन, यहाँ पर ए यहाँ पर 1। इसी ढंग से इसमें भी लिखिए, यहाँ पर ए यहाँ पर 1, यहाँ पर ए प्लस यहाँ पर 1, और इधर में एम के जगह में स्मॉल 1 और कैपिटल एम के जगह में कैपिटल है। ये इक्वेशन 6 हो गया। अब देखिए
इक्वेशन 5 में वी ए इक्वल टू ए वी बी है, वी ए इक्वल टू ए वी बी इक्वेशन 5 में है। तो हम लोग वी ए के जगह में, हाँ तो वी बी के जगह में वी बी स्क्वायर जो है, वी बी के जगह में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं ना, ए, हाँ ठीक है। तो ये तो हो गया ए वी बी स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग वी ए के जगह में हम लोग क्या पुट करेंगे ना, ए वी बी। तो वी ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर, और इसका जैसा वैसे हम लोग लिखे। अब देखिए हाफ, इधर भी हाफ है, हाफ है, हाफ है, हाफ को कॉमन लेकर के इसको हम लोग हटा सकते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर वी वन स्क्वायर, नीचे में ए प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हाफ तो हट गया, तो ए वी वन स्क्वायर ए प्लस वन का होल स्क्वायर, और इसमें हाफ हाफ तो हट गया, ए वी बी स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे। ए वी बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से खाली ए बचेगा, यहाँ से अगर ले लिए तो कितना बचेगा, खाली वन बचेगा। यहाँ पर नीचे में ए प्लस वन का होल स्क्वायर, ए प्लस वन का होल स्क्वायर को एलसीएम ले लिए, सेम होगा। तो यहाँ पर जो था वही हम लोग लिख दिए। इसी को हम लोग थोड़ा सा सजा करके लिख दे, पहले ए फिर ए प्लस वन फिर वी बी स्क्वायर। इसमें भी अगर हम लोग वी वन स्क्वायर इंटू ए या ए वी वन स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर खाली ए बचेगा और यहाँ पर तो वन बचेगा। तो ये देखिए ये वाला पार्ट और इधर का भी ये वाला पार्ट कैंसल आउट हो गया। तो वी वन स्क्वायर प्लस बाई ए प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, वी बी स्क्वायर। और वी बी यहाँ पर भी स्क्वायर हटा देंगे, सब में स्क्वायर हटा देंगे, तो वी बी इक्वल टू क्या होगा, वी वन बाई ए प्लस वन। लेकिन हमारा वी और वी बी के बीच में क्या रिलेशन है ना, वी ए इक्वल टू ए वी बी है, तो वी ए इक्वल टू ए, वी बी के जगह में वी वन ए प्लस वन, ये इक्वेशन 8। अब हम लोग इतना इक्वेशन के बाद ये तो इक्वेशन 8 आ गया। अब हम लोग फिर से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, थीटा और फाई के बीच का एक रिलेशन हम लोग निकालेंगे। हम लोग जो बात कर रहे थे ये था हमारा लेबोरेटरी सिस्टम, ये था हमारा सेंटर ऑफ मास सिस्टम। तो एक फिगर हम लोग बनाते हैं दोनों सिस्टम को जोड़ने के लिए। तो ये जो न्यूट्रॉन जो v1 वेलोसिटी से आ रहा था लेबोरेटरी सिस्टम, स्कैटरिंग के बाद इसका वेलोसिटी v2 हो गया, और सेंटर ऑफ मास सिस्टम में vc वेलोसिटी आ रहा था, स्कैटरिंग के बाद उसका वेलोसिटी va हो गया। और इधर में न्यूक्लियस जो आ रहा था, यहाँ पर न्यूक्लियस को रेस्ट में रखे थे, यहाँ पर जो न्यूक्लियस आ रहा था उसका वेलोसिटी था vcm। तो इसका हम लोग फिगर में इस ढंग से ले सकते हैं। ये जो यहाँ पर न्यूट्रॉन जो आ रहा था उसका वेलोसिटी है v1, और जो स्कैटर्ड होके जा रहा था उसका वेलोसिटी है v2। तो ये जो स्कैटर्ड होके जा रहा है उसका वेलोसिटी है v2। अब इधर में ये जो सेंटर ऑफ मास सिस्टम में जो स्कैटरिंग और va, उस va को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये जो न्यूक्लियस vcm इधर से आ रहा था उसको, इसका जो डायरेक्शन है इधर मोड में अगर ले ले तो इधर भी हम लोग उसको ले सकते हैं। तो अभी हम लोग देख सकते हैं ये जो फाई है और ये जो va और vcm के बीच में जो एंगल हमारा बन रहा, va और vcm के बीच में एंगल जो हमारा बन रहा थीटा, ये मान लीजिए vcm है, ये इधर va है, vcm को इधर भी हम लोग इस फिगर में vcm को हम लोग इधर लिए, तो va और vcm के बीच में, vcm इधर है, vcm को इधर भी लिख सकते हैं। तो va और vcm के बीच में एंगल बन रहा थीटा, और ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ v2 का जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था फाई। तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को इस्तेमाल करके, ये अगर va है ये vcm तो vcm ये भी होगा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आप लोगों को याद है, अगर इसको a मानेंगे, इसको अगर b मानेंगे, ये r होगा। तो r इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा है a और b के बीच में एंगल। तो यहाँ पर भी हम लोग जैसे v2 स्क्वायर बराबर, r के जगह में तो v2 है, तो v2 स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, va स्क्वायर प्लस vcm स्क्वायर प्लस 2va इंटू vcm इंटू कॉस थीटा। तो वही चीज को यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब va का जो वैल्यू आप लोगों को याद होगा, पहले का इक्वेशन में va का जो वैल्यू हम लोग निकाले थे a v1 बाई a प्लस वन, तो va का स्क्वायर का जो वैल्यू निकालेंगे a स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस a प्लस वन का होल स्क्वायर। vcm का जो वैल्यू आया था vm बाई a प्लस वन, vcm का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो va 2 का 2, va का मतलब ये वाला पार्ट, vcm का मतलब ये वाला पार्ट, और कॉस थीटा। तो va का मतलब ये वैल्यू, पहले हम लोग इक्वेशन निकाले थे, vcm माने ये वाला वैल्यू, कॉस थीटा का कॉस थीटा। अब देखिए इसके नीचे में भी a प्लस वन का स्क्वायर, इसके नीचे में a प्लस वन का होल स्क्वायर, इसके नीचे में a प्लस वन इंटू a प्लस वन माने a प्लस वन का हम लोग बोल सकते हैं, इसके नीचे में भी a प्लस वन का होल स्क्वायर है। यहाँ पर भी देखिए v1 इंटू v1 माने यहाँ पर के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं
ये है क्या ना v1 स्क्वायर बन गया, यहाँ पर भी v1 स्क्वायर, यहाँ पर भी v1 स्क्वायर, तो ये तो v2 स्क्वायर है ही, लेकिन यहाँ पर v1 स्क्वायर v1 स्क्वायर v1 स्क्वायर v1 स्क्वायर कॉमन ले ले, a प्लस 1 का होल स्क्वायर भी कॉमन ले ले, तो यहाँ पर बचा a स्क्वायर, यहाँ पर सब तो ले लिया, बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा 2a cos थीटा हम लोग का बच जाएगा। अब हम लोग मान लेते E1 दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन बिफोर कोलिजन इन लेबोरेटरी सिस्टम। तो लेबोरेटरी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितना होता है, हाफ m, न्यूट्रॉन का मास होता है m माने, और v1 स्क्वायर ये तो वेलोसिटी है। E2 का मतलब काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इन लेबोरेटरी सिस्टम, किसका, न्यूट्रॉन का, तो हाफ m v2 स्क्वायर, m हाफ m कैंसल आउट हो गया, तो v2 स्क्वायर बाई v1 स्क्वायर। तो इक्वेशन 9 से देखिए v2 स्क्वायर बाई v1 स्क्वायर, E2 बाई E1 बराबर क्या हो गया, v2 स्क्वायर बाई v1 स्क्वायर, और v2 स्क्वायर बाई v1 स्क्वायर बराबर ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a cos थीटा, और नीचे में a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं हेड ऑन कोलिजन, अगर दोनों कोलिजन अगर हेड ऑन कोलिजन अगर हो रहा तो थीटा इक्वल टू हमारा पाई हो जाएगा। यहाँ पर जैसा एंगल बन रहा थीटा, हेड ऑन कोलिजन में होगा कैसा, ऐसे आ रहा, टकराने के बाद इधर ही चला जाएगा, तो हेड ऑन कोलिजन में थीटा इक्वल टू पाई होगा, तो कॉस थीटा जो यहाँ पर है माने कॉस पाई होगा, कॉस पाई बराबर क्या होगा -1, तो ये जो कॉस थीटा के जगह में हम लोग लिखेंगे कॉस पाई, और कॉस पाई बराबर क्या होगा -1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1, तो -2a, तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो क्या होगा, इसी के जगह में लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे में तो है ही a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस बार में क्या है E2 बाई E1, तो E2 बाई E1 बराबर a माइनस 1 का होल स्क्वायर a प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी पार्ट को हम मान लेते हैं कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए, ये वाला पार्ट को अल्फा, तो ये अल्फा माने a माइनस 1 का होल स्क्वायर a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब बात करते हैं मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ न्यूट्रॉन है। ये जो न्यूट्रॉन आ करके मॉडरेटर के न्यूक्लियस के साथ जो टकरा रहा, तो जब वो आ रहा था उसका एनर्जी था E1, और टकराने के बाद उसका एनर्जी हो गया E2। ये हम लोग E1 माने टकराने के पहले का एनर्जी, E2 माने टकराने के बाद का एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, E1 माइनस E2। E1 अगर एनर्जी है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी E1 अगर एनर्जी है मान लीजिए 10 कुछ यूनिट में, और इसके साथ टकरा रहा, टकराने से कुछ एनर्जी तो न्यूक्लियस को भी दे रहा, तो E2 बराबर अगर हो जा रहा 4, तो E1 माइनस E2 माने 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 यूनिट में हमारा एनर्जी आ रहा। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जी, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कब होगा, जब हेड ऑन कोलिजन होगा, और उस मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ एनर्जी को हम मान रहे हैं E1 माइनस E2 मैक्स। यहाँ से अगर E1 को कॉमन ले लें तो E1 अगर चला गया तो 1 बचेगा, यहाँ तो नहीं है, तो बाई 2 लिखेंगे। अब देखिए E2 बाई E1 के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट, और दिस इज इक्वल टू क्या, अल्फा, तो डेल्टा ई मैक्स बराबर E1 का E1 1 का 1, और E2 बाई E1 के जगह में ये वाला का मतलब है अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा हम लिखेंगे, इसको इक्वेशन 12 हम मानेंगे। अब ये तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जी हुआ। अब मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस, फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस कितना होगा, तो फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस का मतलब होता है मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ इंसिडेंट जो न्यूट्रॉन है उसका, तो डेल्टा ई मैक्स बाई E1, डेल्टा ई मैक्स बाई E1 अगर हम लोग यहाँ से ले लेंगे इक्वेशन 12 से, डेल्टा ई मैक्स बाई E1, तो बचेगा कितना 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा के जगह में ये वाला पार्ट हम लोग या तो होल स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं, ब्रैकेट को पूरा लेकर के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 1 माइनस अल्फा के जगह में ये वाला हम लोग लिख दिए। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 1-2 स्टेप के बाद हमारा ये फॉर्मूला आएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस या तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ एनर्जी टू क्या, एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन बिफोर कोलिजन इक्वल टू, इसको सॉल्व करने से इस टाइप से हमारा इक्वेशन आ रहा। तो यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन से, इस फाइनल इक्वेशन से, इक्वेशन 13 से, इसको 13 मान लेते हैं, तो 13 इक्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं ये नीचे में जो A है, A का मतलब न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस के साथ मॉडरेटर न्यूक्लियस के साथ वो टकरा रहा वो है A। तो देखिए डिक्रीज होते होते जा रहा है इस ढंग से, 1 माइनस, फिर एक बार प्लस, फिर माइनस, फिर एक बार प्लस। तो अगर हम लोग ज़्यादा दूर तक ना जाके इसके साथ खाली इसको अगर हम लोग गुना कर ले कुछ एक अप्रोक्सीमेशन में, अगर इसको तो 4/A, तो नीचे में है A,
तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉलर द मास नंबर ए क्या होगा, लार्जर इज द मैक्सिमम फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी। ए का मान मीन्स मॉडरेटर न्यूक्लियस जितना छोटा होगा उतना ही मैक्सिमम फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए, उसका वेलोसिटी को मॉडरेट करने के लिए वैसा न्यूक्लियस हम लोग को यूज करना पड़ेगा जिसका मास नंबर बहुत ही कम हो। तो लाइटर जितना होगा न्यूक्लियस हमारा मॉडरेटर उतना ही इफेक्टिव होगा। जितना लाइटर होगा, जैसे हाइड्रोजन अगर हम लोग लेंगे बहुत ही लाइटर है तो ये बहुत ही इफेक्टिव मॉडरेटर होगा। अगर हम लोग बड़ा बड़ा न्यूक्लियस के जगह में छोटा छोटा न्यूक्लियस का यूज करेंगे तो ये अच्छा मॉडरेटर की तरह काम करेगा। तो हम लोग D2O, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब को माने हैवी वाटर को इस ढंग को हम लोग माने इस तरह का जो मटेरियल है इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए मॉडरेटर। तो आज का वीडियो में इतना ही।